प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एसएम में। बच्चों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। बच्चों, आज आपके सामने हम हाजिर हैं आपकी पोएट्री की 5वीं पोयम द बाल पोयम की हिंदी एक्सप्लेनेशन को लेकर। बेटा, इस हिंदी एक्सप्लेनेशन को हम एक एक वर्ड मीनिंग के साथ पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है बेटा। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि जो भी बच्चे हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, सबसे पहले हमारे इस चैनल को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे बेटा। क्लास 10th के आपके जितने भी विद्यार्थी होंगे उन तक की वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो हमारी वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। और बेटा, हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा देंगे, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बेटा। ठीक है। इस आपकी जो ये 5वीं पोएम है द बाल पोएम, इसके राइटर हैं जॉन बेरीमैन बेटा। इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले हम इसकी चाहते हैं कि आपको समरी थोड़ा बता दें, लेकिन बेटा उससे पहले आप कॉपी किताब पेन कॉपी लेकर बैठिएगा। हम एक एक वर्ड मीनिंग एक एक पैराग्राफ को देखते हुए चलेंगे। आपको जो वर्ड मीनिंग हार्ड लगेगी उससे आप कॉपी पे लिख लीजिएगा बेटा, ठीक है। आइए चलते हैं अब ज़्यादा देर न करते हुए अपने टेक्स्ट की तरफ, ठीक है। आइए इसकी समरी हम आपको बताते हैं कि इस पोयम में कवि ये बताना चाहता है कि एक जो छोटा बच्चा होता है, उसकी खेलते खेलते एक गेंद उसकी क्या होती है, पानी में चली जाती है या गेंद उसकी खो जाती है, ठीक है। तो कवि ये बताना चाहता है कि यदि कोई व्यक्ति चाहता तो उस बच्चे को कुछ पैसे दे देता, या उसे नई बॉल खरीद कर दे सकता था, जिससे वो कुछ नई गेंद खरीद सकता था। लेकिन वो चाहते हैं कि उस बच्चे को इस भौतिक संसार के क्या वो चाहते हैं कि इस बच्चे को इस भौतिक संसार के किसी वस्तु के खोने के दुख का एहसास हो, ठीक है बेटा। क्या कि जब उस बच्चे का जो बॉल होता है वो पानी में चला जाता है, या उस बच्चे की बॉल क्या होती है, खो जाती है, तो एक कोई व्यक्ति चाहता तो उस बच्चे को एक नया कोई पैसा दे देता, या तो चाहता है कि उस नई बॉल खरीद के दे सकता था। लेकिन इस कविता में कवि ये कहना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि उस बच्चे को इस भौतिक संसार के किसी वस्तु के खोने का जो अनुभव है, या उसका जो एहसास है, वो उससे प्राप्त हो, जिससे वो बच्चा कभी दोबारा उस वस्तु को खोने से डरेगा, ठीक है। यदि उससे वो वस्तु लाकर दे दिया जाएगा तो उस पहली वस्तु के खोने का महत्व वो नहीं समझेगा, ठीक है। यही वो कविता में अपने बताना चाहते हैं। आइए क्या है बेटा, ये देखते हैं। वॉट इज द बॉय नाउ, क्या वॉट इज द बॉय नाउ, अब उस लड़के को क्या हो गया है। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद को खो दी है। वॉट इज द बॉय नाउ, उस लड़के को क्या हुआ है जिसने, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद को खो दी है। वॉट वॉट इज ही टू डू, अब वह क्या करेगा। कहने मतलब वॉट इज ही टू डू, अब वह क्या करेगा। आई सा, मैंने देखा है, इट गो मिस, इसे जाते हुए। अब इट का प्रयोग किसके लिए किया गया बेटा, वो बॉल के जिससे वो लड़का खेल रहा था। आई सा इट टू गो, मैंने इसे जाते हुए देखा है, या मैंने उस बॉल को जाते हुए देखा है। मेरली मिस होता है बेटा आनंद पूर्वक या खुशी से। मॉन्सिंग मिस उछलते हुए, यानी मैं उस गेंद को खुशी से उछलते हुए उछल कर जाते हुए देखा है। डाउन द स्ट्रीट्स मिस बताता है गलियों में, एंड देन मेरली ओवर इन द वाटर, और उसके बाद बेटा खुशी से उछलते हुए पानी में वो क्या होता है, चला जाता है। फिर से देखिए, व्हाट इज द बॉय नाउ, अब उस बच्चे को क्या या उस लड़के को क्या हुआ है। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपने गेंद को खो दिया है। वॉट इज ही टू डू, अब वह क्या करेगा। आई सा इट टू गो मैरली बाउंसिंग, ठीक है। अब कवि कहता है कि उसने प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए और गली में जाते हुए उस बॉल को देखा था। डाउन द स्ट्रीम इस गलियों में, एंड देन और वह मेरली ओवर देयर इन इज इन द वाटर, अब वो प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए पानी में चला जाता है। ये बेटा हमारा पहला पैराग्राफ था। अब आइए चलते हैं अपने दूसरे पैराग्राफ की तरफ। नो यूज टू से, अब यहाँ कहने का कोई अर्थ या मतलब नहीं है। ओ देयर आर अदर बॉल, कि यहाँ कोई दूसरी गेंद है। क्या बेटा, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल, कि यहाँ कोई दूसरी गेंद है। कहने का मतलब बेटा कि यदि अब उस बच्चे को यदि कोई दूसरी गेंद खरीद कर दे दिया जाएगा, तो जो उस बच्चे का पहले बॉल से लगाव जो बना हुआ है, या उससे जो उसकी लगाव अभी तक या फीलिंग जुड़ चुकी है, अब वो दूसरे बॉल से नहीं हो पाएगा। An ultimate shaking grief fixed the boy as he standardized, कहने का मतलब बेटा एन अल्टीमेट मिस होता है चरम, ठीक है। सेकिंग मिस होता है झकझोर देना, ग्रीफ मिस होता है दुखी होना,
फिक्स द बॉय एज ए स्टैंड रेज्ड, यानी बेटा कि एक परेशान या दुखी कर देने वाला, ठीक है, एक गहरा दुख उस बच्चे को क्या करता है, जकड़ लेता है, जिससे वो क्या कर रहा है, जड़वत होकर खड़ा रहता है। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय, एक झकझोर देने वाला दुख उस बच्चे को पकड़ लेता है, ऐसे स्टैंडराइज्ड, जिससे वह जड़वत होकर खड़ा रहता है। जड़वत होकर खड़ा रहने का मतलब बेटा कि आपके बॉडी में कोई मूवमेंट ना हो, आप सीधे एक सावधान की मुद्रा में खड़े रहें, ठीक है। ट्रम्बलिंग मीन्स कांप रहा था, स्टेरिंग डाउन मीन्स देख रहा था, लेकिन यहाँ बेटा स्टेरिंग डाउन का मतलब होता है याद कर रहा था। इस पोएम में वैसे स्टेरिंग डाउन का मतलब होता है नीचे देखना, लेकिन इस पोएम का अर्थ बनाने के लिए हम लिखेंगे क्या, याद कर रहा था, ठीक है। ऑल हिज यंग डे, अपने उन पुराने दिनों को, इनटू द हार्बर, उस बंदरगाह के ऊपर, वेर हिज बॉल वेंट, जहाँ उसकी गेंद चली गई थी। क्या बेटा, यानी वह अपने उन पुराने दिनों को याद कर रहा था जहाँ बंदरगाहों पर उसकी गेंद क्या हो गई थी, चली गई थी, ठीक है बेटा। कहने का मतलब बेटा आपके पास जो कोई पुरानी यादें होती हैं, जब बड़े दिन बाद आप उस स्थान से या गुजर रहे होते हैं, या एकाएक वो चीज़ें आपके सामने दिखाई देती हैं, तो पुरानी बातें या पुरानी ख्यालात आप जो उनके साथ आपने समय बिताया है, वो आपके सामने नज़र आ जाती है बेटा। ये होता है हमारा बेटा दूसरा पैराग्राफ। आइए चलते हैं हम अपने तीसरे पैराग्राफ की तरफ। तीसरा पैराग्राफ क्या है बेटा, आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम। कहने का मतलब बेटा आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, यानी कवि कहता है कि वह लड़के के जीवन में अवांछित प्रवेश नहीं करेगा। क्या, कवि कहता है कि वह लड़के के जीवन में अवांछित प्रवेश नहीं करेगा। और डाइम, डाइम क्या होता है बेटा, जैसे एक हम लोगों का जो भारतीय पैसे रुपया है वो किस में टूटता है, पैसे में, तो उसी प्रकार जो अमीर पोएट थे जॉन बेरीमैन, वो एक अमेरिकी पोएट थे, तो वहाँ क्या चलता है, डॉलर, तो डॉलर किस में टूटता है, सेंट में। तो जब 10 सेंट को हम मिला देंगे तो क्या बनेगा, एक एक डाइम बनेगा। तो कहने का मतलब ए डाइम यानी 10 सेंट। एनदर इज बॉल, या तो कोई दूसरी गेंद देना। इज वर्थलेस मीन्स क्या है, क्या है, उसका कोई अर्थ या नहीं है, क्या है, या तो कहेंगे तो व्यर्थ है। कहने का मतलब एक उस बच्चे को 10 सेंट दे देना, अनदर बॉल, या तो दूसरी गेंद दे देना। इज वर्थलेस मीन्स क्या है, अब बेकार है। नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ मिस अब, ही मिस वह, सेंस मिस महसूस कर रहा था, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस अपनी प्रथम जिम्मेदारियों को, इन वर्ल्ड ऑफ पोजिशन मिस होता है बेटा भौतिक संसार। यानी कवि ये कहना चाहता है कि यदि कोई व्यक्ति चाहता तो उसे या तो 10 सेंट दे देता, या तो नई बॉल खरीद कर ला कर दे सकता था, लेकिन कवि ये चाहता है कि उस बच्चे को इस भौतिक संसार में पहली बार अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो, ठीक है बेटा। पीपुल विल टेक द बॉल्स, लोग बॉल खरीदते रहेंगे, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, और वह छोटा लड़का उस बॉल को क्या करता रहेगा, खोता रहेगा। यानी यदि उस बच्चे को इस भौतिक संसार की अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होगा, तो ऐसे ही लोग उसे बॉल खरीद के देते रहेंगे और वो बॉल क्या करता रहेगा, खोता रहेगा। तो कवि का मेन मकसद है बेटा कि उस बच्चे को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो, ताकि वो अगली बार उस किसी वस्तु को खोने से क्या करे, डरे। अभी हमारी चौथी पैराग्राफ है बेटा, आइए देखते चौथी पैराग्राफ हमारी क्या कहती है। एंड नो वन बाइस, और कोई नहीं खरीद सकता, ए बॉल बैक मीन्स खोई हुई गेंद को। यानी वह कह रहा है और कोई भी खोई हुई गेंद को दोबारा से खरीद नहीं सकता। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा एक क्या है, बाहरी चीज़ है या बाह्य चीज़ है। अब यहाँ इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि कवि ये कहना चाहता है कि पैसे से आप किसी पुरानी यादों को, पुरानी चीज़ों को जिससे आपका लगाव है, उसे आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। पैसा क्या है, एक बाह्य साधन है जिससे हम अपने जीवन को क्या कर सकते हैं, बस सुखमय बना सकते हैं, लेकिन उससे अपनी खोई हुई चीज़ें, पुरानी यादों को हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से वापस नहीं ला सकते हैं। ही इज़ लर्निंग, वह सीख रहा है। क्या बेटा, ही इज़ लर्निंग, वह सीख रहा है, वेल बिहाइंड हिज डिस्प्रे साइड, अपनी निराशा भरी आंखों से, द स्टिमोलॉजी मीन्स ज्ञान शास्त्र, ऑफ लॉस मीन्स खोने का। यानी वह अपनी निराशा भरी आंखों से खोने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है, ताकि उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो बेटा। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे, यानी कि कहने का मतलब बेटा इसका कैसे सामना किया जाए, वह सीख रहा था कि उस स्थिति का सामना किस प्रकार किया जाए जिसे प्रत्येक व्यक्ति के एक जीवन में एक न एक दिन आना है। यानी क्या कहने का मतलब बेटा कि वह बालक ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहा था
जिसे हमारे जीवन, ये हम लोग खुद, कि हमारे जीवन में एक न एक बार ऐसा समय ज़रूर आएगा कि जब हमारी प्रिय वस्तु हमसे छीन ली जाएगी या हमसे क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक है, तो हम उस दुख से कितने जल्दी उबर सकते हैं, उसी के बारे में ये कवि उस बच्चे को सिखाना चाहते हैं। ठीक है, एंड मोस्ट नो मेनी डेज, कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत दिन लगा देते हैं हाउ टू स्टमिस, उससे कैसे बाहर निकलना जाए या उस दुख से कैसे सामना किया जाए। कहने का मतलब, और अधिकांश लोग उस स्थिति का सामना करना सीखने में बहुत समय लगा देते हैं, और कुछ लोग बेटा क्या होते हैं, बहुत जल्दी उससे क्या होते हैं, उबर जाते हैं, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा दिन लगा देते हैं। एक बार आइए हम एक बार फिर से आपको अच्छे से पूरा समझा देते हैं। व्हाट इज द बॉय नाउ, अब उस बच्चे को क्या हुआ, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद को खो दी है। व्हाट इज ही टू डू, अब वह क्या करेगा। आई सा इट गो टू मैरली बाउंसिंग, मैंने इसे आनंदपूर्वक उछलते हुए देखा था। डाउन द स्टेज में, गलियों के बीच, एंड देन मैरली ओवर, और प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए, देर इट इज इन द वाटर, और वो पानी में चला गया। नो यूज टू से, यहाँ कहने का कोई अर्थ नहीं है द अदर आर अदर बॉल, कि अन्य कोई दूसरी गेंद मौजूद है, यानी अन्य कोई दूसरी गेंद मौजूद है, यहाँ कहने का वो कोई मतलब नहीं है। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉयज एज ही स्टैंडराइज्ड, एक चरम और झकझोर देने वाला दुख उस बच्चे को पकड़ लेता है, जिससे वह जड़वत होकर वहाँ खड़ा रहता है। जड़वत मतलब बेटा कि उसके शरीर में कोई मूवमेंट नहीं होता, ट्रम्बलिंग में काँप रहा होता है, स्टेरिंग डाउन में नीचे की तरफ देख रहा होता है। अब यहाँ अपनी तरफ से पोएम का अर्थ बनाने के लिए बेटा हम कह देंगे कि वो याद कर रहा था क्या, ऑल हिज यंग डे, अपने उन पुराने दिनों को, इनटू द हार्बर मिस, बंदरगाहों के, यानी बंदरगाहों पर बैठे अपने उन पुराने दिनों को याद कर रहा था। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ उसकी गेंद चली गई थी। आई वुड नॉट इंट्रोड्यूट ऑन हिम, कवि कहता है कि मैं उस लड़के के जीवन में अवांछित प्रवेश नहीं करना चाहता। ए डाइमिस 10 सेंट दे देना, अनदर बॉल मिस, या तो दूसरी गेंद दे देना, इस वर्थलेस मिस, इसका कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब बेटा या तो उसे 10 सेंट दे दिया जाए या तो एक नए बॉल खरीदने कर दे दिया जाए, इसका कोई यहाँ मतलब नहीं है। नाउ ही सेंस, वह महसूस कर रहा था फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी प्रथम जिम्मेदारियों को, इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजिशन मिस, भौतिक संसार के, यानी कवि कहता है कि वह बच्चा अपने भौतिक संसार में अपनी प्रथम जिम्मेदारियों को समझ रहा था या महसूस कर रहा था। पीपुल विल टेक बॉल्स, लोग बॉल खरीदेंगे। बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, और वह छोटा बच्चा उस बॉल को हमेशा खोता रहेगा। एंड नो वन बाई ए बॉल बैक, और कोई भी उसकी खोई हुई बॉल को दोबारा खरीद नहीं सकता। क्या, और कोई भी उस खोई हुई गेंद को दोबारा नहीं खरीद सकता। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा एक बाह्य या धन एक बाह्य चीज़ है। अब यहाँ इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि आप पैसे सब कुछ तो खरीद सकते हैं बेटा, ठीक है, लेकिन आप अपनी पुरानी यादों, आप अपनी बिछड़ी हुई चीज़ों, आप जो आपसे चीज़ें अलग हो चुकी हैं, उनको आप पैसे से नहीं खरीद सकते। ठीक है, और क्या कर रहा है, ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, क्या, वह सीख रहा था, क्या सीख रहा था बेटा, वह अपनी निराशा भरी आंखों से खोने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा था। द स्टिमुलॉजी ऑफ लॉस मीन्स, खोने के ज्ञान शास्त्र को, वह अपनी निराशा भरी आंखों से खोने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा था। हाउ टू स्टैंड अप, इससे कैसे बाहर निकला जाए। जब उसकी प्रसन्नता, जो उसकी पहली बॉल होती है जिससे वो बहुत लगाव रखता था, जब वो खो जाता है तो वो कैसे उस दुख से बाहर निकलता है। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, यह जानते हुए कि क्या, कि इसका सामना कैसे किया जाए, वह बच्चा वो बातें सीख रहा था। उस स्थिति का सामना किस प्रकार किया जाए जो प्रत्येक के सामने एक न दिन आनी ही है। क्या करने का मतलब, आपके सामने बेटा एक न एक दिन ऐसा ही आएगा जिससे आपकी अपनी वस्तु या तो छीन ली जाएगी या तो आपसे बहुत दूर हो जाएगी। तो उस दुख से आप कैसे बाहर आएंगे ये हमें समझना है। ठीक है, एंड मस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और अधिकांश लोग उस स्थिति का सामना करने में या उससे सीखने में बहुत दिन लगा देते हैं। ये बेटा हमारा छोटा सा प्यारा सा एक्सप्लेनेशन समाप्त हुआ। आशा करते हैं आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करूंगा। आइए बेटा अब चलते हैं एक छोटे से क्वेट्स की तरफ। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है। क्या,
रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त ज़रूर बदलता है। कहने का मतलब बेटा कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम बहुत पास है। मेरी उम्मीद शुभकामनाएं सभी आपके साथ हैं। आप लगे रहिएगा, हम अच्छे नंबर पाएंगे। मैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम तक लगा रहूँगा। कोई भी समस्या होती है बेटा, आपको कोई बातें समझ में इंग्लिश में ना आती हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपका सारी प्रश्नों को हल करने या जवाब देने का प्रयास करूँगा। ये वीडियो बेटा मेरा अगर अच्छा लगा हो आपको तो इस वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उसके पहले हम आपको ये बताते बेटा, मैं चैप्टर 1 से लेकर 10 तक की सारी पोइट्री के सेंट्रल आइडिया और 1 से लेकर 3rd तक ये हिंदी एक्सप्लेनेशन और 6 से लेकर 10 तक के चैप्टर की पोइट्री के सारी हिंदी एक्सप्लेनेशन मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी करवा दिए हैं। आप जाएंगे, आपको क्लास 10 पोइट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, आप वहाँ से सारी वीडियो को देख सकते हैं बेटा। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं बेटा। ठीक है, ऐसे ही मज़ेदार तरीके से एक्सप्लेनेशन और इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के लिए आप बने रहेगा हमारे और आपके यूट्यूब चैनल @learnwith93 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि।